रात में जोरदार बारिश हो रही थी और उस बारिश के धारा को चीरती हुई एक इको कार मुंबई की ओर तेजी से बढ़ रही थी। 350 किलोमीटर का सफ़र हो चुका था। रास्ते में लाइटें टिमटिमा रही थी और हवा सर्द चल रही थी, लेकिन इको कार चलाने वाला ड्राइवर पसीना पसीना हो चुका था। गाड़ी भिवंडी आ जाती है और एक घर के पास थोड़ी दूरी पर रुक जाती है। गाड़ी से उतरकर वो आदमी एक घर के पास चला जाता है और घर की डोरबेल बजाता है। तब एक युवक घर से बाहर आता है। दोनों में बात हो जाती है। आदमी घबराया हुआ था और उसमें युवक उसके साथ चलने को तैयार नहीं था, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आके गाड़ी में बैठता है। फिर गाड़ी मुंबई की ओर मोड़ लेता है और तेज रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूरी पे पुलिस उस गाड़ी को रुकने को कहते हैं। गाड़ी रुक जाती है। पुलिस गाड़ी के पास आते हैं और गाड़ी की तलाश शुरू करते हैं। इको कार की जब डिक्की खुलती है तब डिक्की के अंदर एक बोरी होती है। बोरी के अंदर एक औरत की लाश देखकर पुलिस सहम जाती है। वो लाश किसकी थी, गाड़ी चलाने वाला आदमी कौन था और पुलिस को किस इन्फॉर्मेशन दी, ये सब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। शिरगांव गांव की सरपंच रही सुरेखा न्यारे अपने परिवार के साथ उस गांव में रहती थी और उनके सामने ही प्रकाश पाटिल नाम का एक 40 साल का आदमी रहता था। उन दोनों घरों के बीच अच्छे संबंध थे। 2.5 साल का सरपंच पद का कार्यकाल जब सुरेखा को मिलता है, उसी दौरान सुरेखा अपने पड़ोसी होने के नाते प्रकाश पाटिल को हमेशा पैसों की मदद करती थी। वो कई बार बड़ी रकम प्रकाश पाटिल को दे चुकी थी। लेकिन 2.5 साल के बाद जब सुरेखा का सरपंच पद का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उसी दौरान सुरेखा के पति का भी बीमारी के कारण निधन हो जाता है। इन दो वजहों के कारण सुरेखा की माली हालत खस्ती हो जाती है। तब सुरेखा प्रकाश को अपने दिए हुए पैसे वापस मांगने लगती है। प्रकाश भी उसे थोड़े थोड़े पैसे देता है, लेकिन सुरेखा को उसके दिए हुए पूरे पैसे चाहिए थे। पैसे के कारण सुरेखा और प्रकाश में झगड़े बढ़ रहे थे। देखो प्रकाश, अगर तूने मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो तेरे सारे कारनामे तेरे घर वालों को बता दूंगी। ये बात सुनकर प्रकाश घबरा जाता है और सुरेखा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक षड्यंत्र रच देता है। प्रकाश सुरेखा को फ़ोन करता है, हमें आज पंढरपुर यात्रा के लिए जाना है, मैं तेरे साथ जरूर चलूँगी, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। तब प्रकाश बोलता है, देख सुरेखा, मैं तुझे वादा करता हूँ, जब हम दोनों यात्रा से लौट आएंगे तब मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। तो सुरेखा तैयार हो जाती है। प्रकाश पाटिल अपनी इको कार लेकर तैयार रहता है। सुरेखा आती है, गाड़ी में बैठती है और गाड़ी शुरू हो जाती है। लेकिन गाड़ी पंढरपुर के ओर नहीं जाती, वो प्रकाश पाटिल के खेत में आकर रुक जाती है। तब सुरेखा पूछती है, गाड़ी क्यों रोक दे अपने खेत में इधर? तो प्रकाश पाटिल बोलता है, ज़रा भैंसों को चारा डाल के फिर चलते हैं हम यात्रा को। दोनों गाड़ी से उतरकर भैंस के बाड़े में आते हैं। प्रकाश भैंसों को चारा डाल में व्यस्त रहता है और तभी सुरेखा पैसों की बात छेड़ती है। देखो प्रकाश, यात्रा से लौटने के बाद तुरंत मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। तब प्रकाश सुरेखा की ओर देख के बोलता है,
देखो सुरेखा, मैं तुझे पहले और आखिरी बार बोलता हूँ, मैं यात्रा से वापस आने के बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटाने की कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं करना, मुझे पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो तेरी सारी करतूतें तेरे घर वालों को मैं बता दूंगी। तब प्रकाश गुस्सा होता है और सुरेखा की ओर देखते हुए बोलता है, सुरेखा तुझे एक बार बोली हुई बात तेरी खोपड़ी में नहीं घुसती क्या? तब सुरेखा बोलती है, नहीं घुसती मेरी खोपड़ी में बात, और मैं फिर तुझे कहती हूँ, अगर तूने मेरा पूरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तेरे घर वालों को तेरे सारे कारनामे, सारे करतूतें मैं बता ही दूंगी। जो करना है वो कर लो। सुरेखा की ये बात सुनकर प्रकाश बहुत गुस्सा हो जाता है और सुरेखा के पास जाकर अचानक उस पर हमला कर देता है। सुरेखा का गला पकड़कर उसे जोर से दबाता है। सुरेखा उसके चंगुल से छूटने की नाकामयाब कोशिश करती है और थोड़ी देर में सुरेखा की जीवन यात्रा वही समाप्त हो जाती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। सुरेखा को मरी हुई पाकर प्रकाश बहुत घबरा जाता है और ये भी सोचता है कि सुरेखा के लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं। तब वो एक गोली लेता है और सुरेखा की लाश को उस कोने में भर देता है और तब उसके मन में एक बात आती है, अगर मैं इस लाश को यही कहीं अड़ोस पड़ोस पर ठिकाने लगा दूंगा तो जल्द ही पकड़ा जाऊंगा। अगर मैं इस लाश को गांव से दूर समंदर में ठिकाने लगा दूंगा तो किसी को कानो कार खबर नहीं हो जाएगी। ये सोचकर इको कार के डिक्की में रखता है और इको कार कोल्हापुर मुंबई हाईवे पर मुंबई की ओर दौड़ने लगती है कि रात हो चुकी थी। बारिश ने जोरदार शुरुआत की थी। उस बारिश की धारा को चीरती हुई इको कार मुंबई की ओर बढ़ रही थी। 350 किलोमीटर का सफर तय हो चुका था। बाहर सर्द हवा चल रही थी, लेकिन इको कार चलाने वाला प्रकाश पसीना पसीना हो चुका था। उसके हाथ थरथरा रहे थे, चेहरा घबराया हुआ था। जब प्रकाश भिवंडी में आता है तब एक घर के पास थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी पार्क कर देता है और उस घर के पास आके डोर बेल बजाता है। तब एक युवक घर से बाहर आता है, अपने मामा को सामने देखकर, और वो भी घबराए हुआ मामा। वो युवक था प्रकाश का भांजा संदेश मोरे। संदेश मामा को अपनी इस अवस्था में देखकर पूछता है, क्या हुआ मामा, क्यों घबरा रहे हो, क्या बात है, क्या मैं आपको मदद कर सकता हूँ? मामा बोलता है, हाँ संदेश, तुम्हारी मदद मुझे बहुत ज़रूरी है। मैंने एक औरत को मार डाला है और उसकी लाश डिक्की में रखी है और हम दोनों मिलके उस लाश को अगर समुंदर में ठिकाने में लगाते हैं तो किसी को कानो कान खबर नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। तब संदेश बोलता है, नहीं मामा, ऐसे पाप के काम में मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, अब यहाँ से चले जाओ। संदेश की ये बात सुनकर प्रकाश बहुत घबराया जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। उसी दौड़कर अपनी गाड़ी के पास आता है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और बैठ जाता है और गाड़ी फिर मुंबई की ओर मोड़कर तेज़ी से भगाने लगता है। उधर घर के अंदर संदेश जाते ही पुलिस को संदेश देता है, मेरा मामा इको कार में एक औरत की लाश लेकर समुंदर में ठिकाने लगाने के लिए वो मुंबई जा रहा है, उसे जल्दी गिरफ्तार कर लो। संदेश की ये बात सुनकर भिवंडी की पुलिस सतर्क हो जाती है और अगले ही नाके पर पुलिस नाकाबंदी करती है और संदेश ने बताई हुई इको
कार जब पुलिस को नज़र आती है तब उसे रुकने का इशारा कर देती है, आगे बैरिकेड लगाती है। इको कार साइड में होके रुक जाती है, तब पुलिस कार के पास आकर पूरी कार को घेर लेती है और ड्राइवर से पूछताछ करने लगती है। ड्राइवर पसीना पसीना हो चुका था, वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहा था। तब पुलिस इको कार की डिक्की खोलती है और उसमें देखती है कि एक कोने में औरत की लाश। तब पुलिस प्रकाश पाटिल को हिरासत में लेती है और ये मामला कोल्हापुर जिले का है, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन कोल्हापुर पुलिस को देती है और वो सारा मामला और प्रकाश पाटिल को कोल्हापुर पुलिस को सुपुर्द कर देती है। दोस्तों, इस कहानी में हम किसी का चरित्र हनन नहीं करना चाहते और ना ही किसी को दोषी ठहराना। गुनहगार कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितना भी चालाक षड्यंत्र रचने वाला क्यों ना हो, कानून के शिकंजे में एक न एक दिन आ ही जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा अपने सुझाव भेजिए। धन्यवाद।